हिंदी की बेजोड़, उम्दा और चुनिंदा कहानियों के चैनल में आपका स्वागत है। आज सुनिए उभरती हुई हिंदी लेखिका सुप्रिया मिश्रा जी की लिखी हुई कहानी आसमां स्मिता का। तो शुरू करें कहानी। सोफे पे बैठी स्मिता अपने पापा से उपराष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया पूछे जा रही थी। पापा हाथ में पेपर लिए चश्मे को नाक पे टिकाए उसे इत्मीनान से समझाए जा रहे थे। उसी बीच हाथ में छोले की ट्रे लिए स्मिता की माँ कमरे में प्रवेश करती हुई ट्रे को टेबल पर रखते हुए तुनक कर बोली, अब ये लोकसभा की बैठक समाप्त भी होगी। और हाँ स्मिता पाठक, 2 कप चावल में कितना पानी पड़ता है, कभी ये भी मुझसे पूछ लिया करो। कभी उपराष्ट्रपति का चुनाव, कभी राज्यपाल का भाषण, पीएचडी कर रही हो और अभी तक ठीक से चावल दाल नहीं बना पाती। उनकी बातों को काटते हुए स्मिता के पापा यानी पाठक जी बोले, अरे श्रीकला, चावल दाल बनाना कौन सा रॉकेट साइंस है, जब बनाना होगा तो वो बना लेगी। श्रीकला तिलमिलाते हुए बोली, अरे आपकी बिटिया रानी पीएचडी कर रही हैं और अभी तक कायदे से चावल दाल नहीं बना पाती। स्मिता चिल्लाते हुए बोली, अरे मम्मी, शनिवार की बात को अभी तक खींच रही हैं आप। अरे उस दिन चावल में पानी थोड़ा ज़्यादा हो गया था और दाल बिल्कुल गाढ़ी ढाबे की दाल जैसी। मुझे तो वैसा ही दाल चावल पसंद है। पाठक जी हेकड़ी के साथ स्मिता के स्वर में स्वर मिलाते हुए बोले, हाँ हाँ, उस दिन तुम्हारे बनाए दाल चावल सच में बहुत स्वादिष्ट थे स्मिता। श्रीकला मुंह बनाते हुए बोली, हाँ हाँ, आप बाप बेटी हमेशा ऐसे ही मिलकर मुझे ही गलत साबित करते हैं। अब पाठक जी झूठ मूठ वाला गुस्सा स्मिता को दिखाते हुए बोले, स्मिता जाओ और इसी वक्त अपनी माँ के लिए अच्छी सी चाय बना के लाओ। आखिर तुम पीएचडी कर रही हो, तुम्हें रसोई के कामकाज आने ही चाहिए। स्मिता रसोई की ओर चली जाती है। श्रीकला छोले की कटोरी पाठक जी के हाथों में पकड़ाते हुए बोली, कभी कभी जरा टोले मोहल्ले की भी खबर ले लिया कीजिए स्मिता के पापा। वो महिंद्रा एजेंसी वाली तिवारी जी की लड़की की शादी का कार्ड आया है परसों। अपनी स्मिता से छोटी है 1 बरस उनकी बिटिया, और आप शादी ब्याह की चिंता छोड़ बिटिया को उपराष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया समझा रहे हैं। पाठक जी संयत स्वर में बोले, अरे श्रीकला, अपनी बिटिया कोई साधारण सी लड़की नहीं कि किसी के साथ भी बांध दें। उसके अंदर मुझे एक क्रांतिकारी नायिका का रूप दिखता है। अभी 2 बरस पहले अपनी यूनिवर्सिटी में अपने प्रभावशाली व्यक्तित्व के दम पे छात्र संघ का चुनाव जीता था। उसकी लेखनी का तो कोई जवाब ही नहीं। पूरा साहित्य जगत उसको सराह रहा है। अभी कल के ही न्यूज़पेपर में उसके लेख निकले थे। स्मिता की माँ, जब उसके लायक कोई मिलेगा तो शादी भी हो जाएगी। श्रीकला पाठक जी को एकटक देखते हुए शिकायत भरे लहजे में बोली, अभी 6 महीने पहले अपनी मौसेरी बहन के ननद के लड़के से रिश्ते की बात चलाई थी, पर यह सुन कि लड़की छात्र संघ अध्यक्ष रह चुकी है, कविताएं कहानियां लिखती है, भाग खड़े हुए वो लोग। सीधा ना में जवाब आया था। याद तो होगा ना आपको भी स्मिता के पापा। पाठक जी बेपरवाही वाले स्वर में त्योरियां चढ़ाते हुए बोले, अरे हटाओ, वो लड़का नहीं मेमना था, मेमना। हमारी स्मिता को डिजर्व ही नहीं करता था। एक बात कहूँ स्मिता के पापा, आपने उसे बचपन से सुषमा स्वराज, इंदिरा गांधी, सरोजनी नायडू, अटल बिहारी के किस्से सुना सुनाकर बिल्कुल ही आम लड़कियों से अलग कर उसकी सोच ही बदल दी। आखिर एक लड़की की दुनिया अंत में घर गृहस्थी में ही तो बसती है। चलो माना, आधुनिकता की लय में टीचिंग लाइन तक तो समझ में आता है, पर ये छात्र संघ के चुनाव, राजनीति, किस्से कहानियाँ, ये सब एक लड़की जाति को शोभा नहीं देता है। वो रुआसी सी अपने आंचल के कोरों से आंसुओं को पोंछती हुई बोली, अब की जून में स्मिता 33 की हो जाएगी। याद तो होगा ना आपको स्मिता के पापा। अब उसको कुछ समय के लिए राजनीति और लेखन से दूरी बनानी होगी ताकि उसका ब्याह हो जाए। आखिर हम लड़की वाले हैं, समाज के ताल में ताल मिलाना होगा। पाठक जी गुस्सेवर अंदाज में चेतावनी वाली भाषा के साथ बोले, श्रीकला, तुम्हारा ये जो लड़कियों को लेकर दर्शन है, मैं उससे कतई सहमत नहीं। बेटियों के लिए टीचिंग कैरियर ही क्यों सही। यदि हमारी बिटिया हाथों में माइक लेके जनमानस का नेतृत्व करने की क्षमता रखती है तो राजनीति क्यों नहीं। और हाँ,
श्रीकला, जब मेरी बेटी के मुकाबले वाला कोई मिलेगा तभी मैं उसका ब्याह करूंगा। मुझे अपनी बिटिया का ब्याह करना है, कोई कुत्सित समझौता नहीं। कौन क्या कहता है, मुझे इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। श्रीकला स्वर में तलखियां घोलते हुए बोली, आपको क्या, रिटायरमेंट के बाद कहीं निकलते तो हैं नहीं? सुबह शाम कुर्सी पे बैठ चाय में बिस्कुट डुबो डुबो कर खाना, फिर इधर उधर किसी किताब में सिर धसाए लगे रहना। घर से बाहर मैं निकलती हूँ, कहीं भी मंदिर, कीर्तन, रिश्तेदारियों के बीच सबकी पर्सनल निगाहें मुझे घूरती हैं। आखिर क्या कहूँ? आसपास से लेकर रिश्तेदारों तक उससे छोटी छोटी लड़कियों की शादी हो गई। न जाने हमारे घर में कब शहनाई बजेगी। इतना कहते कहते वो दोनों हाथों से मुंह छिपा भरभरा के रोने लगी। पाठक जी स्वर में कोमलता घोलते हुए बोले, अरे श्रीकला, धैर्य रखो, हमारे घर भी शहनाई बजेगी। श्रीकला रोती हुई बोली, आखिर कब? हमारी स्मिता 33 की होने जा रही है और अब समय इंतजार का नहीं, स्मिता के पापा। कहते हुए उनके कंधे पर सर रखकर सिसक सिसक कर रोने लगी। दोनों के बीच थोड़ी देर सन्नाटा छा गया। अगले क्षण श्रीकला अपनी आंखों से आंसू पोंछते हुए रुधे कंठ से बोली, स्मिता के पापा, एक रिश्ता मेरे मामा के लड़के ने बताया है। लड़का एमकॉम किया है, बैंक में कैशियर है। फैमिली बैकग्राउंड कुछ खास तो नहीं पर ठीक ठाक है। पाठक जी मुंह बनाते हुए बोले, ठीक ठाक? श्रीकला कातर स्वर में बोली, इतनी बड़ी लड़की को कब तक घर बैठाएंगे? अच्छा तो ठीक है, बात चलाओ, पाठक जी अनमने स्वर के साथ बोले। स्मिता एक धनाढ्य परिवार की होनहार, प्रतिभाशाली, महत्वाकांक्षी लड़की है। उसकी सोच का दायरा आकाश जितना विस्तृत है, जिसमें वो अपनी योग्यता के पंख फैलाकर ऊंची उड़ान भरना चाहती है। पर न चाहते हुए उसे अपनी माँ के दबाव एवं अपनी बढ़ती उम्र के तानों से विवश होकर एक निहायत साधारण बैंक कैशियर लड़के को अपने पति के रूप में अपना लेती है। पर जब भी वो गली के सबसे कोने 20/50 के मकान के प्लास्टर झरे दीवारों को देखती, परेशान सी सोचने लगती, मैंने ऐसा ससुराल कभी नहीं चाहा था। ऐसी गुमनाम जिंदगी तो मैंने कभी पूजा प्रार्थनाओं में न मांगी थी। इन्हीं पीड़ाओं में फंसी स्मिता अपने ससुराल में कभी चाय में चीनी ज़्यादा कर देती, कभी सब्जी में नमक डालना भूल जाती, तो कभी ऊबते हुए घर से निकल बगल के पार्क में अकेली बैठी सारा दिन बिताती। एक दिन रविवार को वो अनमनी सी बिस्तर पे पड़े कपड़ों पर तह लगा रही थी कि तभी उसका पति हर्षल कमरे में आया और उसके घुंघराले बालों में उंगलियां फंसाता हुआ कुछ गुनगुनाने लगा। झट स्मिता तिलमिलाती हुई जोर से उसकी उंगलियों को झटक कर चिल्लाते हुए बोली, एक तो सीधे सूरज की रोशनी कमरे में आ रही, ऊपर से तुम्हारे ये बाबा आदम के जमाने का सीलिंग फैन सारा दिन रे रे कर नाम मात्र को चलता है। पसीने और गर्मी से सारा बदन लथपथ, ऊपर से इन महानुभाव को रोमांच सूझ रहा है। हे भगवान, ये कहाँ फंसा दिया मुझको। अरे तो कहाँ की महारानी हो जो इतनी गर्मी नहीं सहन कर पा रही हो? स्मिता आंखों में आक्रोश भरकर बोली, महारानी तो थी, पर यहाँ आकर मिस्टर हर्षल सच में नौकरानी ही हो गई हूँ मैं। नरक से भी बदतर जीवन जी रही हूँ। इतना कह हाथ में लिए चादर को बिस्तर पे फेंकती हुई कमरे से बाहर चली गई। शायद उसके अंदर छिपी एक महत्वाकांक्षी नायिका एक साधारण पुरुष को पति रूप में आत्मसात नहीं कर पा रही थी। अभी बामुश्किल कुछ ही दिन बीते थे ब्याह के कि हर्षल एक रात फेसबुक पे उसकी सक्रियता देख, उसके पॉलिटिकल पोस्ट देखकर चिढ़ता हुआ चीखा, स्मिता सुन लो, ये जो फेसबुक पे नेतागिरी करती हो ना, बिल्कुल बंद करो, मुझे ये सब नहीं पसंद है। मिस्टर हर्षल, 20/50 के मकान में गुमनाम जिंदगी जीना मुझे भी नहीं पसंद। मेरा फेसबुक है, मेरी मर्जी, मैं कुछ भी पोस्ट करूं। जब अपनी ही मर्जी करनी है तो चली जाओ यहाँ से। स्मिता आंखों में क्रोध का अंगार समेटे हुए बोली, इस नरक में कौन रहना चाहता है? मैं तो बस माँ पापा की इच्छा और समाज का दबाव ढो रही हूँ। दम घुटता है मेरा इस बेमेल रिश्ते से, कह वो चादर तान करवट बदल आंखें बंद कर लेती है। अब दोनों के बीच कम से कम मात्र औपचारिक बातें ही होती हैं और उनका एक अतृप्त श्रृंगार विहीन दाम्पत्य जीवन यूं ही आगे बढ़ने लगा। एक दिन शाम
लॉन में घूम घूम कर अपनी सहेली से बात करती स्मिता उसे अपनी पुरस्कृत कविता के विषय में बता रही थी। अगले ही पल उसे वीडियो कॉल कर अपनी शॉल स्मृति चिन्ह जिससे उसे पुरस्कृत किया गया था बड़ी खुशी के साथ दिखाने लगी। जो ही वो फ़ोन कट करती वहीं लॉन में बैठा हर्षल व्यंग मिश्रित स्वर में बोला, अरे स्मिता, तुम्हारे जैसी सर्वांग सुंदरी जब बालों में रजनीगंधा के गजरे लगा मुस्कुराते हुए मंच पे चढ़ती है तभी ये शॉल स्मृति चिन्ह वगैरह तय हो जाते हैं। कविता शविता का क्या, तुम कुछ भी बक दो। ये क्या हर्षल, ये प्रशंसा के नहीं, ये तो सरासर मेरी कविता का अपमान है, मेरी योग्यता का उपहास है। हर्षल चिढ़न भरी मुस्कुराहट के साथ बोला, अरे नहीं मेरी प्यारी कवयित्री अर्धांगिनी स्मिता जी, मैं तुम्हारी प्रशंसा कर रहा हूँ। तुम्हारा स्लीवलेस ब्लाउज, तुम्हारा गजरा कजरारी आँखें, ये सब के सब तुम्हारी सफलता की कार्य प्रणाली है। यार स्मिता, तुम्हारी खूबसूरती ये सफलता डिजर्व करती है। मैंने ये सफलता अपनी योग्यता से अर्जित की है, सुंदरता से नहीं। खैर, तुम्हारे जैसा 9 to 5 एक बैंकर, एक छोटी सी नौकरी करने वाला ये सब समझ ही नहीं सकता। बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, कहकर वो लॉन से गैलरी की तरफ बढ़ती हुई फिर पलट कर बोली, हर्षल, तुमसे शादी करना मेरे भाग्य की सबसे बड़ी त्रासदी है। हर्षल हाथ जोड़ता हुआ नाटकीयता से बोला, और तुम्हें पाकर तो मैं धन्य हो गया देवी जी। उसका महत्वाकांक्षी मन उस गुमनाम जिंदगी से उबता हुआ उसे उस करने के लिए प्रेरित करता रहता और वो चाह कर भी एक निम्न मध्यम वर्गीय गृहस्थी का हिस्सा नहीं बन पा रही थी। एक दिन खाने की प्लेट को डाइनिंग टेबल पर रखते हुए स्मिता बोली, सुनो हर्षल, मैं अपनी बुक प्रकाशित करवाना चाह रही हूँ जो 2 साल पहले मैंने लिखी थी। हर्षल दाल की कटोरी में चम्मच हिलाता हुआ चुपचाप उसे देखता रहा, फिर बोला, अच्छा इससे फ़ायदा क्या होगा स्मिता? फ़ायदा क्या, लोग मुझे जानेंगे, साहित्य जगत में मेरा नाम होगा, शोहरत होगी। लेकिन मुझे अपनी बीबी के नाम शोहरत फैलाने में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं। और हाँ, तुम्हारे इस ऊल जलूल काम के लिए एक नया पैसा भी नहीं दूंगा, समझी तुम? हर्षल चिढ़कर बोला। लंबी सांस खींचती हुई स्मिता ने कहा, बिल्कुल सही कहा तुमने। हर्षल, तुम्हारे जैसा मिडिल क्लास सारी उम्र किराने की पर्ची, दूध वाले की पर्ची के हिसाब में ही समय बिता देता है। तुम कहाँ समझ पाओगे नाम और शोहरत? देखना स्मिता, ये जो आसमान की तरफ सर उठाए चल रही हो ना, एक दिन जरूर तुम मुंह के बल गिरोगी। आत्मविश्वास आंखों में ले हर्षल को देखती हुई स्मिता बोली, मुंह के बल गिरूंगी नहीं, आसमान पे पहुंचूंगी। जस्ट वेट एंड वॉच मिस्टर हर्षल। अगले दिन स्मिता अपने गले पे पड़ी चेन को बेचकर उससे मिले पैसे से अपने बुक को प्रकाशन कराने के लिए पैसे भेज देती है। लगभग 1 हफ्ते बाद फेसबुक पे उसके बुक प्रकाशन वाली पोस्ट देख स्मिता स्मिता चिल्लाता हुआ हर्षल रूम से निकल किचन की ओर बढ़ा। किचन के दरवाजे पर आकर स्मिता बोली, क्यों गला फाड़कर चिल्ला रहे हो? अब ऐसा मैंने क्या कर दिया? स्मिता को फेसबुक वाली पोस्ट दिखाता हुआ हर्षल बोला, ये तुम्हें कहाँ से पैसे मिले बुक प्रकाशित कराने के लिए? मैंने अपनी चेन बेच दी। ये सुनकर आवेश के वशीभूत हो उस पर हाथ उठाता हुआ वो चिल्लाया, वो मेरी माँ ने तुम्हें दी थी, वो हमारी खानदानी चेन थी। अपने गाल पे हाथ रखकर पानीदार आंखों से उसे देखती हुई स्मिता बोली, मेरे पापा ने भी तिलक में गड्डी गड्डी भर पैसे दिए थे, मैंने तो कभी नहीं पूछा उसका तुमने आखिर क्या किया। और आज तो तुमने सारी हद पार कर दी, मुझे मारा। मैं तुम्हारी पत्नी हूँ मिस्टर हर्षल, प्रॉपर्टी नहीं। मैं तुम्हारे इस 20/50 के मकान में ताउम्र चाकरी करके नहीं जी पाऊंगी। मेरे भी अपने सपने हैं, ख्वाहिशें हैं। मैं तुम्हारी इस छोटी सी गृहस्थी के पीछे उन सबका तर्पण नहीं करूंगी, कभी नहीं, कभी भी नहीं। मैं अभी के अभी जा रही हूँ यहाँ से, अब और घुट नहीं सकती। हर्षद चिल्लाता हुआ बोला, अरे जाओ जाओ, तुम्हारी जैसी बेहया मंचों पे कविता कहने वाली के साथ मैं भी नहीं रहना चाहता। अगले दिन स्मिता अपने घर पहुंच पापा से जोर से गले मिलती है। पाठक जी उसकी पीठ थपथपाते हुए पूछते हैं, कैसी है हमारी बब्बर शेरनी? अनमनी आवाज़ में स्मिता बोली, मैं ठीक हूँ पापा। और दामाद जी? वो भी ठीक हैं।
कह बात बदलते हुए बोली, अरे पापा अपनी बताइए, यहाँ सब ठीक है? और आपका अनाथ आश्रम कैसा चल रहा है? बढ़िया चल रहा है, उसके बहुत सारे किस्से हैं, इत्मीनान से बताऊंगा। स्मिता अपनी माँ के साथ कमरे में चली गई। अगले दिन अनाथ आश्रम में घूमते हुए स्मिता बोली, अच्छा पापा, मैं सोच रही हूँ अपनी बुक का विमोचन यहीं कराऊं। पूरे शहर के प्रतिष्ठित साहित्यकारों को बुलाकर एक बड़ा कार्यक्रम किया जाए यहीं अपने आश्रम में। वो तो ठीक है, पर दामाद जी का क्या ख्याल है इस बारे में? उनसे विचार विमर्श हुआ होगा ना तुम्हारा? स्मिता मुंह बनाते हुए बोली, बिल में रहने वाला क्या जाने आकाश की बातें। उसकी दुनिया घर से ऑफिस, ऑफिस से घर है। गुबार भरा चेहरा लिए स्मिता अपने पापा को देखती हुई बोली, पापा आपने बड़ा ही सेल्फिश, व्यक्तित्व विहीन, अप्रभावशाली इंसान चुना है अपने दामाद के रूप में, जो आपकी बेटी के लायक ही नहीं है। इतना सुनते ही पीछे से श्रीकला आकर बोल पड़ती हैं, तो क्या करती, कब तक तुझे ऐसे ही बिठा के रखती बिन ब्याह के? स्मिता आंखें फाड़कर माँ को देखती हुई बोली, हाँ हाँ, तभी तुमने उस 20/50 के प्लास्टर झड़ते राजमहल के परम प्रतापी हर्षल के साथ मुझे ब्याह दिया। कह तेज कदमों से वो आगे बढ़ गई। इधर विमोचन के दिन बड़ा भव्य आयोजन किया गया। सभी साहित्यकार उसकी लेखनी, उसकी किताब की प्रशंसा करते हुए अंत में उसके पति की अनुपस्थिति का कारण पूछ बैठते हैं। स्मिता नाटकीय अंदाज में वो बिजी थे कहकर जवाब देते देते थक जाती है और अंत में निर्णय लेती है, इस बेमेल रिश्ते से खुद को शोषित करने के लिए मैं बाध्य नहीं हूँ। इस रिश्ते को और अधिक झेलना मुझसे नहीं हो पाएगा। अभी कुछ दिन बाद माँ के रिश्ते की बुआ घर पधार गईं और वो भी वही प्रश्न पूछ बैठी, क्यों स्मिता, अभी तक गई नहीं तुम? मुझे लगा कि तुम चली गई होगी। स्मिता के अंदर कुढ़न भर लावा अकस्मात फूट पड़ा और वो तुनक कर बोली, बुआ जी, अब मैं वहाँ नहीं जाऊँगी। ये सुन श्रीकला उसका स्वर दबाती हुई बोली, अरे बुआ, जाएगी नहीं तो कहाँ रहेगी? और उनके जाते ही स्मिता से क्रोधयुक्त स्वर में बोली, ये क्या अनाप शनाप बक रही थी बुआ के सामने? मैं अब सही बोल रही हूँ माँ, अब मैं वो बेमेल रिश्ता और अधिक नहीं ढो सकती। महज समाज के दबाव में मैं उस पीड़ा के कबूतर को और अधिक दाना नहीं डाल सकती। माँ चिल्लाते हुए बोली, तुम्हें जीवन के इस कठोर यथार्थ को स्वीकारना होगा। गृहस्थी के कुंड में हमेशा औरतों को ही अपनी इच्छाओं और महत्वाकांक्षाओं का हवन कराना ही पड़ता है, और यही नारीत्व की सच्ची परिभाषा है बेटा। सीता जी ने राम के साथ विपरीत परिस्थितियों में, यहाँ तक कि अति सहज सरल मंदोदरी ने भी रावण जैसे दुर्दांत के साथ निभाव किया। कोई छोड़ के भागा तो नहीं? अरे स्त्रियां तो नरक को भी स्वर्ग बना लेती हैं। माँ, ना ही मुझे सीता बनने की इच्छा है और ना ही मंदोदरी। और स्त्रियां कोई नरक को स्वर्ग वर्ग नहीं बनाती, बल्कि स्वयं का अस्तित्व खत्म करके कुढ़ती हुई उस नरक में पड़ी रहती हैं, क्योंकि उनके पास साहस नहीं होता, हिम्मत नहीं होती, वो समाज से डर जाती हैं। पर मैं वैसी बिल्कुल नहीं हूँ माँ। श्रीकला स्वर में कठोरता घोलते हुए बोली, देखो स्मिता, मैं तुम्हें ऐसे तो हरगिज यहाँ नहीं रहने दूंगी। अगर तुम वो घर छोड़ रही हो, हर्षल को छोड़ रही हो, तो ये घर भी तुम्हारा नहीं रहा, समझी? स्मिता स्तब्ध सी रह गई। माँ की ये बातें उसके कलेजे को लग जाती हैं और वो अगले दिन घर छोड़ अपने सपनों का आसमान पाने के लिए निकल पड़ती है और वुमेंस हॉस्टल में रहने लगती है। एक प्राइवेट सर्विस से गुजारा करती हुई, तमाम संघर्षों, सामाजिक ताने बाने को झेलती, धीरे धीरे अपनी खुद की पहचान बनाती हुई साहित्य जगत में शीर्ष पे अपना नाम दर्ज कराती है। और फिर एक दिन उसकी आवाज़ प्रदेश की महिलाओं का प्रतिनिधित्व करती हुई एक तेज तर्रार आवाज़ बनकर गूंजती है विधान परिषद में। कुछ समय बाद उसके एकांतिक जीवन में उसके जैसा ही एक आकर्षक, प्रभावशाली व्यक्तित्व वाला इंसान उसका नायक बन उसके जीवन में प्रवेश करता है और जन्म जन्मांतर तक साथ निभाने का वादा करता हुआ उसे ससम्मान अपने गौरवशाली संसार का हिस्सा बनाता है। और फिर स्मिता की खुशी लिखवाती उसकी एक नई किताब प्रकाशित होती है, आसमां स्मिता का। अभी आप सुन रहे थे नई लेखिका सुप्रिया मिश्रा जी की लिखी हुई कहानी आसमां स्मिता का। कल मिलेंगे फिर किसी उम्दा कहानी के साथ। आपका समय शुभ हो।